नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सितंबर 2021 एग्जाम के लिए शांति शिक्षा वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसकी महामैराथन क्लास हम देखेंगे। इस क्लास में हम जो सभी सारी चीजें कोर्स में है वो ना देख करके केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है, लघु वाले, बहुविकल्पी नहीं, अति लघु नहीं, लघु उत्तरी वाले, क्योंकि उसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, उनको जो है वो देखेंगे। वैसे भी जो चैप्टर है थोड़ा इंटरेस्टिंग कम है, इसलिए हम एक साथ उनको देखेंगे। साथ ही साथ SCERT पीडीएफ से पूरा कोर्स हम शांति शिक्षा वाला करा चुके हैं। उसको यदि नहीं देखा हो, साइड में मैं लिंक दे दूंगा, उसको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर आपका वहीं से बनता है। और इससे पहले जो पेपर हुए हैं उनमें भी आपने देखा है CRT कोर्स से ही आपकी जो चीजें हैं वो पूछी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला है शांति शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। तो आप कहेंगे शांति शिक्षा से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास की विरोध, विद्वेष और विभेद रहित शिक्षा से है। जहाँ संशय और भय नहीं होता वहीं शांति होती है। बाकी और भी डिफाइन कर सकते हैं, पर मेन आपको याद होना चाहिए एक कोई भी डेफिनेशन। जैसे यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन की दे रखी है तो इसको एकदम रट लीजिए, क्योंकि एक ना एक प्रश्न तो यहाँ से आना ही है कि शांति शिक्षा की परिभाषा बताइए। तो शांति का अर्थ इनके शब्दों में कहेंगे दूसरों के प्रति सद्भाव तथा उन लोगों से समझौता है जो कि धर्म की दृष्टि से भिन्न है, जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, जिनकी उपासना हमसे भिन्न है, वही सद्भावना है, यही शांति है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार ये डेफिनेशन है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है शांति शिक्षा की आवश्यकता का क्या औचित्य है। 2017 में प्रश्न आया था। तो आप समझ रहे हैं शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। आप लिख सकते हैं मानव जाति का कल्याण इसमें है, कहीं ना कहीं विकास इसमें छुपा हुआ है, राष्ट्रीय विकास, वैश्विक स्तर पर, पार्लियामेंट स्तर पर, हर लेवल पर आप इसमें सारी चीजें गिना सकते हैं। अगला है शांति शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो पॉइंट आप अपने आधार पर लिखेंगे। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं तो शांति शिक्षा असत जो है उसे सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाली शिक्षा है। और इसी के बारे में सारी चीजें आप लिख देंगे कि मानव को अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, ये सभी जो है इनके नियमों का पालन करना होता है, वगैरह वगैरह। अगला देखते हैं शांति शिक्षा के उद्देश्य। तो जहां पर भी इस प्रकार के पॉइंट है ये तो आपको रटे होने चाहिए। रीजन क्या है, जब कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड है तो इन पॉइंट का यूज आप वहां पर कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें पहला, तो आप कहेंगे व्यक्तियों में विश्व शांति की अनिवार्यता और सहयोग की समझ का विकास करना, सबसे पहला उद्देश्य। फिर है आपका घृणा, दुर्भावना, कलह, हिंसा आदि के जो दुष्प्रभाव है उनसे अवगत कराना। फिर आपका है शांति का महत्व, चाहे वो समाज की दृष्टि से हो, राष्ट्र की दृष्टि से हो, अलग अलग उनकी समझ का विकास करना। फिर व्यक्ति के शांति की सहज प्रवृत्ति का विकास करना और उनके आचरण का अंग बनाना। इसी प्रकार पांचवा, व्यक्ति को स्वयं, अपने साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ और पर्यावरण के साथ समरसता का या उसके प्रति व्यवहार करना सिखाना। और छठा हो जाएगा शांति से संबंधित जो अभिवृत्तियां हैं, मूल्य हैं, कौशल हैं और ज्ञान को प्रदान करना है, और वह उनके व्यवहार और आदत के समाविष्ट हो ऐसे उपाय करना। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। ये सब उद्देश्य हैं आपके शांति शिक्षा के। एक ना एक प्रश्न परिभाषा पर आएगा, एक ना एक उद्देश्य पर आएगा, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर है वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता। तो आप पूरा लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं है। वैश्विक दृष्टि पर यानी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ना देखकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। फिर शांति शिक्षा की आवश्यकता 2016 में पूछा गया था। तो ये तो पॉइंट है, हेडिंग, इनको ध्यान रखिए और इन्हीं के अंदर लिखिएगा। सबसे पहले वैयक्तिक दृष्टि से यानी कि इंडिविजुअल, फिर सामाजिक दृष्टि से, फिर इसी प्रकार आपका वैश्विक दृष्टि से जो कि ऊपर पूछा गया था, फिर आपका पर्यावरणीय दृष्टि से, और यही आपके टोटल 4 पॉइंट हैं। तो ध्यान रखिएगा। बाकी अंदर कोई भी पॉइंट को अगर आप पढ़ना चाहें जैसे पर्यावरण दृष्टि से, तो पर्यावरण से ही संबंधित सारी चीजें आप इसमें लिख देंगे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति और मनुष्य में घनिष्ठ संबंध मानते थे। उनका विचार था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता है और मनुष्य प्रकृति की। इस टाइप से आप थोड़ा सा और लैंग्वेज अच्छी करके लिख सकते हैं। फिर है शांति कौशल से क्या अभिप्राय है और स्पष्ट कीजिए। तो शांति कौशल के अंतर्गत जो बिंदु आते हैं वो आप ध्यान रखिए कि शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका, शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली और शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम, ये सभी शांति कौशल के अंतर्गत बिंदु आ जाएंगे। अगला है शांति स्थापित करने के लिए शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। अब शिक्षक शांति शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा सकता है शिक्षकों के द्वारा। और शिक्षक क्या कर सकते हैं, प्रेम, सौहार्द, सहिष्णुता, इसको बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। सेमिनार, सम्मेलन, संगोष्ठियां, ये सब आयोजित कर सकते हैं।
और साथ ही साथ शिक्षकों के अध्ययन दल और प्रतिनिधित्व दल बड़ी संख्या में एक दूसरे देशों में भेजे जा सकते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। किसका प्रचार? शांति शिक्षा का। और क्या कर सकते हैं, जो शिक्षक है वो अनुसंधान जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अनुसंधान हो गए, नवीन गतिविधियां हो गई, प्रयास हो गए। तो मैं केवल मेन पॉइंट बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनते चलिएगा। अगला देखते हैं, शांति स्थापित करने में अब विद्यालय की क्या भूमिका होती है। अभी शिक्षक की पूछी गई, अब विद्यालय की। अब विद्यालय तो सबसे मेन है, बच्चा वहीं से पढ़ के निकल रहा है, आप उसको अच्छे तरीके से चीज़ें समझाएंगे, शिक्षक अपना वहाँ पर सही रोल अदा करेगा। तो वह जाहिर सी बात है, जो शांति शिक्षा आप देना चाहते हैं उसको आप छात्र को शिक्षित कर पाएंगे। यही सारी चीजें हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, शांति शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का प्रारूप। तो प्राथमिक स्तर पर अगर बात करें तो नैतिक जीवन संबंधी कहानियां, कविताएं, ये सब प्राथमिक स्तर पर होंगी। कहानियों से ही तो बच्चे सीखते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर यही तो रखा जाता है जिससे बच्चे कहानी या कविताओं के माध्यम से ही शांति शिक्षा सीख लें। इसी प्रकार सभी धर्मों से संबंधित कहानियां वगैरह प्राथमिक स्तर पर। जूनियर स्तर पर महापुरुष जो होते हैं उनके जीवन परिचय दिए जाते हैं, जिन्होंने विश्व शांति की स्थापना का प्रयास किया, उससे बच्चे सीखेंगे। विश्व शांति स्थापना में सभी धर्मों की भूमिका भी इसमें आप बता सकते हैं। फिर हाई स्कूल स्तर पर और जब ऊपर जाएंगे तब आप शांति का अर्थ हो गया, शांति की स्थापना हो गया, शांति स्थापना के साथ साथ उसका महत्व हो गया, समाज में शांति स्थापना का अर्थ, जो चीज़ें फिर आपकी फैक्ट वाइज हैं फिर वहां पर आएंगी। पहले जर्नल चीज़ों से बच्चों को आप सिखाएंगे, तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक, जूनियर और हाई स्कूल। अगला है व्यक्तित्व की परिभाषा। तो एक डेफिनेशन रट लीजिए, व्यक्तित्व यहाँ पर जैसे कैटल की दे रखी है, तो व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे टॉपिक पूछा जाए, व्यक्तित्व पूछा जाए, आपसे शांति शिक्षा का अर्थ पूछा जाए, तो किसी अगर मनोवैज्ञानिक के अनुसार वाली आप डेफिनेशन लिखते हैं तो एक नंबर का अगर प्रश्न है तो एक में एक पूरे आपको दिए जाते हैं, क्योंकि इसका बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा सभी टॉपिक की एक एक डेफिनेशन अपने दिमाग में रखिए। दूसरी भी आइजन की है, आइजन एक तो चाहे तो उनकी भी आप याद रख सकते हैं। फिर है व्यक्तित्व का स्वरूप। तो आप क्या कहेंगे, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दी गई कंडीशन है, प्रदत्त परिस्थिति है, उसमें वो व्यक्ति क्या करेगा, तो वो आपका व्यक्तित्व प्रदर्शित हो जाएगा, उसका स्वरूप हो जाएगा। अगला है व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए कोई एक गुण का वर्णन। तो व्यक्तित्व की डेफिनेशन तो ऊपर हमने देख ली, पर थोड़ा सा उसको और डिफाइन करें तो व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी पद है पर्सनालिटी है। ये लैटिन भाषा के परसोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ मुखौटा जो है होता है। मुखौटा जो है उससे आशय होता है उस वेशभूषा और मुख पर लगाए जाने वाले चेहरे से जिसे पहनकर कलाकार रंगमंच पर अभिनय करते हैं। इस प्रकार पर्सनालिटी का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य रंग रूप और आचरण को व्यक्त करता है। डेफिनेशन भी यहाँ पर व्यक्तित्व की कुछ और दे रखी, जो ऊपर मैंने डेफिनेशन दिखाई थी ये कैटल की, ये भी व्यक्तित्व की डेफिनेशन थी, पर यहाँ पर और भी बहुत सी दे रखी हैं, तो इसमें भी जो आपको इजी लगे वो आप याद रख सकते हैं। वुडवर्थ की दे रखी है कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। कभी कभार बहुविकल्पी में भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो आपको कोई इंपॉर्टेंट लगे जैसे गिलफोर्ड हैं, वुडवर्थ हैं, तो इनकी याद रख सकते हैं। गिलफोर्ड की है व्यक्ति के विशेषकों के विलक्षण स्वरूप को उसका व्यक्तित्व माना जाता है। फिर बात करते हैं आलपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। व्यक्तित्व की जब भी बात होगी तो व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्टता दृष्टि से G.W. आलपोर्ट द्वारा दी गई है परिभाषा। इसको विस्तृत और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना गया है। इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन का स्वरूप निर्धारित करता है। ये डेफिनेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना केवल और केवल आपके डीएलएड के लिए, आगे यूपी टेट, सुपर टेट कहीं भी कोई परीक्षा देंगे ये वहां बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो आप चाहें तो इसी को रट लें जब आपको एक डेफिनेशन याद ही करनी है। फिर बात करते हैं इसकी परिभाषा। व्यक्तित्व के संबंध में जो बातें हैं वो किन किन की ओर संकेत करती है, तो व्यक्तित्व संगठनात्मक और गतिशील स्वरूप लिए हुए जो डेफिनेशन लिखी इसी को नीचे डिफाइन किया गया है। इसमें मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गुणों का समावेश है। ये पर्यावरण से विशिष्ट या अनूठे समायोजन को व्यक्त करता है। फिर बात करते हैं व्यक्तित्व की जो उपर्युक्त अवधारणा है, इसके आधार पर उसके जो स्वरूप है, उसकी जो प्रकृति है, उसको इस प्रकार से बताया गया। सबसे पहला जैसे अगर बात करें तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति की विशेषताओं का मात्र गणितीय योग नहीं है, वरन उन विशेषताओं का एक विशिष्ट प्रकार का अनूठा समग्र है जिसके अंतर्गत शारीरिक गठन, बौद्धिक क्षमता, संवेगात्मक, सामाजिक विशेषता, चारित्रिक गुण और स्वभाव का संगठन होता है।
दूसरा अगर कहें तो व्यक्तित्व व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के जो विशिष्ट गुण होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, इनका समन्वय होता है। तीसरा अगर बात करें तो एकलता या विलक्षणता प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता को प्रदर्शित करता है। फिर आप कहेंगे कि व्यक्तित्व के निर्धारण में जो आनुवांशिकता है और पर्यावरण है, इनकी भी भूमिका होती है। फिर कहेंगे आप व्यक्तित्व के अधिकांश गुण या विशेषक अर्जित होते हैं। इन गुणों के अर्जन में परिवार, समाज, संस्कृति, इन सभी का योगदान होता है। इसी प्रकार व्यक्तित्व कोई जड़ या स्थिर विशेषता नहीं होती, इसमें परिवर्तनशीलता बिल्कुल हो सकती है और व्यक्तित्व में जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, इस चीज को भी ध्यान रखिए। सातवां और लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विशिष्ट प्रेरक क्षमता जो शक्ति है वो होती है और ये प्रेरक शक्ति व्यक्तित्व के या व्यक्ति जो है उसके व्यक्तित्व के निर्माण में भूमिका निभाती है। फिर व्यक्तित्व के जो 5 बड़े गुण हैं, इसमें आलपोर्ट और जो कैटल हैं, इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। ये 5 गुण आपको हर हाल में रटे होने चाहिए। पूर्व के वर्षों में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। व्यक्तित्व के 5 गुण में पहला है खुलापन, दूसरा है चैतन्यता, तीसरा है बहिर्मुखता, चौथा है सहमतिजन्यता, पांचवा है स्नायु विकृति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट के रखिएगा क्योंकि बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का गुण नहीं है। इन्हीं 4 में कोई ऑप्शन दिया होगा, पांचवा कुछ अलग दिया होगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं इन्हीं के बारे में एक एक पॉइंट। जैसे खुलापन है तो व्यक्तित्व के इस पहलू या विमा में कला के लिए सम्मान, जोखिम उठाना, ये सारी चीजें आती हैं। चैतन्यता में व्यक्तित्व की विमा व्यवस्थित और विश्वसनीय होने की प्रवृत्ति इसमें बताती है। बहिर्मुखता में व्यक्तित्व का ये जो पक्ष है वो ऊर्जा, सकारात्मक, संवेग, सामाजिक, दूसरों के साथ रहने में उत्प्रेरणा प्राप्त करने, बातूनी, ये सारी चीजें की प्रवृत्ति को बताता है। सहमति जन्यता होता है व्यक्तित्व या व्यक्ति जो है उसका वह पक्ष व्यक्ति के दूसरों के प्रति दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोगात्मक, ना कि विरोधी और संकालु प्रवृत्ति बताता है, तो कहेंगे ये वो ऊपर वाला हो जाएगा। फिर लास्ट आपका होगा स्नायु विकृति। ये व्यक्तित्व का जो पक्ष है वो अरुचिकर संवेगों जैसे कि डर हो गया, दुश्चिंता हो गया, अवसाद हो गया, इनके अनुभव प्राप्त या इनके अनुभव करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। तो मैंने एक एक लाइन बताई है, आप चाहें तो डिटेल में वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं हमारा, धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता क्यों आवश्यक है। 2018 में आया था, तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले कि भारत में धार्मिक जो असहिष्णुता है उसका समुचित विकास हो, उसके लिए 2 दृष्टियों से विचार करना होगा। एक तो शासन स्तर से, दूसरा शिक्षा के स्तर से। फिर शासन और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में लिखा है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर काम किया था। स्वतंत्र होने के बाद देश में जो संविधान अपनाया गया उसमें भी भारत का एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग थे। तो फिर पंथ निरपेक्षता का जो आशय है वो धर्म का विरोध या नास्तिकता नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का आशय होता है कि राज्य किसी धर्म को कोई वरीयता नहीं देगा और धर्म के आधार पर ही लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के संबंध में नीचे जो है वो मूल अधिकार वगैरह बताए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। और इसमें नीचे पॉइंट ये भी लिखा है कि भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार करने को मूल आशय विभिन्न धर्मों के लोगों में वैमनस्य या कटुता की भावना से ना उत्पन्न होने और धार्मिक सहिष्णुता के विकास को बल प्रदान करना होता है। तो मेन जो पॉइंट लिखा है वो लास्ट में लिखा है। दूसरा पॉइंट है आपका शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता के संदर्भ में। तो भारत में धार्मिक सहिष्णुता के विकास में शिक्षा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वही लेकर यहाँ पर लिखा गया है। नीचे कुछ पॉइंट भी लिखे गए हैं कि शिक्षक की धार्मिक सहिष्णुता के विकास में विशेष भूमिका होती है। तो इस दृष्टि से उसे किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को स्वयं धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना चाहिए। विद्यालय के सहयोगी जो अध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी हैं उनसे व्यवहार में इस दृष्टि से सावधानी बरतनी चाहिए। शिक्षक जो हैं उनका उदार और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक विद्यालय का सदस्य होने के साथ साथ परिवार और समाज का भी सदस्य होता है, इसलिए उसे परिवार और समाज में भी उसका जो आचरण है वो धार्मिक सहिष्णुता की भावना के अनुकूल होना चाहिए। यही बेसिक पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, मतलब किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, वही वहां लिखा गया है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो ये लिखे हुए हैं व्यक्तित्व निर्धारण की प्रमुख जो विधियां हैं उसमें पहला हो जाएगा परिस्थिति परीक्षण, दूसरा हो जाएगा निर्धारण मापनी, तीसरा हो जाएगा व्यक्तित्व अनुसूची और चौथा हो जाएगा
प्रक्षेपी और 5वां हो जाएगा साक्षात्कार। तो ये 5 बिंदु होंगे व्यक्तित्व निर्धारण की प्रमुख विधियों में। फिर आपका है जो बालक है उनके व्यक्तित्व का निर्धारण निम्न दृष्टियों से आवश्यक है। सबसे पहले तो शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करने में, शिक्षण प्रक्रिया के जो अलग अलग पक्ष हैं उसमें, बालकों के मानसिक समस्याओं के समाधान में, वो सब आप लिख सकते हैं। फिर आदत क्या होता है, आदत और स्वभाव पर बारे में पूछा गया है। तो व्यक्ति अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह यंत्रवत कर देता है। उदाहरण के लिए प्रायः उठकर शौच जाना, ब्रश करना, ये सारी चीजें हैं। तो इन कार्यों को सीखता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें, ये अर्जित या सीखी गई क्रियाएं हैं। जीवन में इसी प्रकार की तमाम क्रियाएं होती हैं जिनके हम अभ्यस्त हो जाते हैं, वही आपका आदत होता है। नीचे इसके बारे में लिखा गया है कि आदत के 5 लक्षण भी बताए गए हैं: एक रूपता, सुगमता, रोचकता, ध्यान का अभाव और परिशोधन के प्रति अवरोध। विलियम जेम्स ने आदत डालने के भी कुछ नियम बताए हैं। संकल्प की दृढ़ता ली जाए, कार्यशीलता हो, निरंतरता हो। जब कोई चीज़ हम डेली वर्क करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है, डेली अभ्यास करते हैं उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो वही सब बेसिक पॉइंट बताए गए हैं। आदत देख लिया हमने। स्वभाव की बात करते हैं। तो स्वभाव क्या होता है? स्वभाव या चित्त प्रकृति व्यक्ति की एक सामान्य प्रकृति होती है। ये सामान्य जो व्यक्ति है उसके व्यवहार या परिस्थिति विशेष में प्रतिक्रिया करने का तरीका होता है। ये व्यक्ति के प्रतिक्रिया करने की विशेषता को बताता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई व्यक्ति शांत प्रकृति का है, उत्साही है, आक्रामक है, नियमित है, ये सभी। और इसी को आप डिफाइन कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और अच्छा लिखा है कि जो व्यक्ति है उसका स्वभाव, उसका चरित्र भी होता है और इसका परिमार्जन तो किया जा सकता है पर बदला नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वजागरूकता। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी हम आपके लिए अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड कराते रहें। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य जितने भी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ करते रहिए और लोग भी जुड़ते रहें। प्रश्न देखते हैं आपका, स्वजागरूकता का बालक के जीवन में क्या महत्व है। तो आप क्या कहेंगे? स्वजागरूकता, स्व मतलब स्वयं से, अपना, स्व मतलब अपने के संदर्भ में होता है, जागरूकता मतलब अंदर से जागरूकता आ रही है, सेल्फ मोटिवेशन आप कह सकते हैं। तो उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। बच्चे अपने कार्य और व्यवहारों को ठीक प्रकार से समझने लगेंगे, उन्हीं के अनुकूल आचरण करेंगे। बच्चे के अपने एहसास, दूसरे के एहसास, व्यवहारों में सामंजस्य उत्पन्न होगा। शैक्षिक सफलता के लिए आवश्यक है स्व जागरूकता। इसी प्रकार उच्च कोटि के व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति, फलस्वरूप व्यक्ति सत्य, कल्याण, सौंदर्य, इन सब मूल्यों की ओर अग्रसर होता है। तो यही है स्व जागरूकता को बेसिक। अगर मैं आपसे कहूँ, एक क्या आप बच्चे से कहें कि बच्चा पढ़े वो नहीं पढ़ रहा है, और एक वो खुद से पढ़े, सेल्फ जब मोटिवेशन आता है, चाहे आप खुद अपने आप को रख के देखिए तो कौन कौन से बिंदु निकल के आ सकते हैं, वही सब आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर है व्यक्तित्व विकास में वातावरण के प्रभाव की सबसे आपको बताना है क्या समीक्षा होगी। तो आसपास का वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, वही सब आप लिखेंगे कि व्यक्तित्व विकास है उसके निर्धारण में वातावरण, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षिक, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के गुण मैंने ये 5 पॉइंट बताए थे, इनको जरूर रट के रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। सहपाठी का अर्थ और सहपाठी समूह की विशेषताएं। सहपाठी आप जानते हैं, छात्रों का समूह जो उसी कक्षा में होते हैं, हम होते हैं, 4-5 छात्र होते हैं, लिख सकते हैं। विशेषताएं वगैरह भी आप लिख सकते हैं कि सभी सदस्य इकट्ठे मिलते हैं, आपस में विश्वास होता है, वो बेसिक चीजें। सहपाठी या साथी संबंध से आशय क्या है, वही ऊपर वाली चीज है। आक्रामकता को परिभाषित कीजिए। तो मेन क्या है, डेफिनेशन समझ लीजिए, लिखनी कैसे है कि आक्रामकता एक हिंसात्मक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना से किया जाता है। बस मेन डेफिनेशन है। और वैसे तो मैंने पहले ही कहा है कि किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार याद रखिए, जैसे कि मायर्स की डेफिनेशन दे रखी है, ऊपर हिलगार्ड की डेफिनेशन दे रखी है, तो कोई भी आपको जो सरल लगे। आक्रामकता, मायर्स की डेफिनेशन है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार होता है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। बच्चों के विकास में साथियों की क्या भूमिका होती है, तो बहुत सारी भूमिका होती है। उनका सहयोग क्या, उनका व्यवहार है, वो सब आप लिख सकते हैं। 2018-19 में 2 बार पूछा गया था। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं कि अभिभावक का स्वास्थ्य साथी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए निम्न बिंदु पर विचारणीय है कि अभिभावक का दायित्व है कि बच्चे अपने के जो साथी हैं उनके विषय में जानकारी रखें कि उनकी किससे क्या दोस्ती है। यदाकदा बच्चे और उसके साथियों की बातचीत और व्यवहार का निरीक्षण करते रहें, बच्चों को इसकी जानकारी ना हो। फिर तीसरा क्या है, जैसे होता नहीं आपके माता पिता थोड़ा बहुत बोलते नहीं आपसे, पर वो जानते हैं कौन इनका दोस्त है, कौन घर में आ रहा है, क्या बातचीत चल रही है, तो उससे थोड़ा बहुत एक पता चलता है कि बच्चा किस ओर जा रहा है।
तीसरा है, यदि ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे का कोई साथी गलत है तो बच्चे को विश्वास में लेते हुए उसे परामर्श दें। समय समय पर विद्यालय के शिक्षक से बच्चे के सगे संबंध जो साथी हैं उनके विषय में जानकारी भी प्राप्त करते रहें। तो ये बेसिक चीजें हैं। अगला है, बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में परिवार और शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो बताइए। परिवार और शिक्षक दोनों की भूमिका होती है। परिवार का तो पूरा जो वातावरण होता है वही बच्चे पर पड़ता है, चाहे वो प्रेम हो, सहयोग हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, सारी चीज़ें। इसी प्रकार टेलीविज़न, रेडियो आदि के कार्यक्रम, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है जो बच्चा देखता है। पुरस्कार और दंड का भी पड़ता है। विद्यालय का भी पूरा जो सहयोग है वो भी इसमें आएगा। तो मेन हेडिंग ध्यान रखिए, अंदर का पॉइंट लिख सकते हैं। फिर शिक्षक की भूमिका, ये जो चारों पॉइंट हैं ये आपके पॉइंट हैं आपका परिवार के जो सदस्य हैं। यहाँ पर लिखा है ना, परिवार के सदस्य जो है उनको बच्चों के चरित्र निर्माण की दृष्टि से किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो उसमें ये सब पॉइंट है। और दूसरे जो पॉइंट है वो शिक्षक की भूमिका है। तो ये पहला पॉइंट है, ये थी दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर यहाँ से आपका शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका भी तो अहम होती है, जो जैसा सिखाएगा, जैसा उसका प्रभाव पड़ेगा वही सारी चीज़ें वो करेगा। जैसे एक लाइन के तौर पर लिखा भी हुआ है कि शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो चरित्र को अच्छा बनाने में अपनी सजगता और तैयारी के नियोजन आयोजन से अपना योगदान कर वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई शिक्षक की जगह नहीं ले सकता है। आप स्वयं ही शिक्षक हैं तो आपको फिर समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझ रहे हैं। चरित्र फिर पूछा गया है क्या होता है, तो ये सब डेफिनेशन लिखी हुई है, पर नीचे मेन पॉइंट यहाँ से लिखा है कि व्यक्ति के चरित्र में उसकी आदतें, आदर्श, गुण, अभिवृत्तियां, मान्यताएं, ये सभी शामिल रहती हैं जो उसके व्यवहार द्वारा स्पष्ट होती हैं। तो ये डेफिनेशन इतनी छोटी सी आप याद रख सकते हैं। फिर है नैतिकता क्या होता है, तो आप कहेंगे नैतिक शब्द से नैतिकता बना है, और नैतिकता का जो अर्थ होता है वो नीति के अनुसार व्यवहार करना होता है। और नैतिक आचरण का उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है। नैतिकता के क्षेत्र की बात करें तो व्यक्ति, परिवार, स्कूल, ये नैतिकता के क्षेत्र जो है वो हो जाएंगे। नैतिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? नैतिक शिक्षा वही मोरल टीचिंग जो होती है वही होती है। तो नैतिक छात्रों में नैतिकता का विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, तर्क विकास हो, चरित्र निर्माण हो, वही सारी चीजें हैं। सामाजिक अनुकूलन मतलब समाज में छात्र जो है अनुकूलन कर ले। फिर बालक के जीवन में परिवार की भूमिका, तो आप जानते हैं कितनी भूमिका होती है। कुछ बिंदु भी यहाँ पर दे रखे हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए सबसे मेन है तो आप पर्यावरण का या उचित पर्यावरण उसको दें। फिर नैतिक और सामाजिक विकास पर ध्यान दें, अनुकूलता का विकास होगा, विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था, व्यवहारात्मक शिक्षा, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठता, इस टाइप के पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला है बालक के चरित्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, तो वही सब पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए, तो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, ये 6 बिंदु आएंगे। 6 के 6 पॉइंट ध्यान रख रखिएगा। 2018 में क्वेश्चन आया था लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत। सभी प्रीवियस ईयर में इसीलिए करा रहा हूँ तो इससे आपको एक अंदाजा लगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता थोड़ा सा अलग वर्ड है। नागरिकों को धर्म के मानने व आचरण की स्वतंत्रता के साथ, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, वो आपका पंथ निरपेक्षता में आता है। फिर आपका लोकतंत्र की विशेषताएं, तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में नहीं अपितु एक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार्य है। इसमें शासन सत्ता का प्रमुख कार्य जनता का कल्याण होता है। लोकतंत्र मतलब ही होता है जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। इसी प्रकार लोकतंत्र में व्यक्ति के जो व्यक्तिगत हित हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, मान सम्मान है, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके मूल जो आधार विचार, आचार विचार हैं, आधार नहीं होगा, आचार विचार है उनकी स्वतंत्रता और मुख्य आदर्श समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, तटस्थता, इस टाइप से सारे पॉइंट दिए गए हैं। कुछ कुछ जो मेन है वो आप याद रख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र में एक या एक से अधिक राजनीतिक दलों के बीच चुनाव की प्रक्रिया होती है, और लोकतंत्र में एक या एक से अधिक संगठित विपक्षी दल होते हैं। लोकतंत्र में मीडिया प्रेस को स्वतंत्रता होती है। तो ये जो मेन मेन पॉइंट है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनके कार्य और अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होते हैं। न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, वो ध्यान रखिए। बाकी आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। लोकतंत्र का महत्व तो आप लिख ही सकते हैं। व्यवहारवाद की अवधारणा, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो तरीका होता है जिस प्रकार वो आचरण या बर्ताव करता है, तो वही आपका इसमें आप लिखेंगे। फिर है व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर टिप्पणी लिखिए।
तो व्यवहारवाद की स्थापना का श्रेय जो है वो वॉटसन को दिया जाता है, 2018 में आया था। इन्होंने 1913 में पावलोव के अनुबंधित प्रतिवर्त एवं कार्यवाद के जो सिद्धांत हैं उससे प्रभावित होते हुए अपना विचार व्यक्त किया था, और वे मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो चेतना है उसको मानने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक मानते हुए व्यवहार को इसकी विषय वस्तु माना है। यहाँ पर काफी टफ लैंग्वेज में लिखी है, बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको दोनों चीजें बताता हूँ, उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन होता है आपका स्टिमुलस, इंग्लिश में हम कहते हैं, और अनुक्रिया को हम कहते हैं रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन आप कुछ इस प्रकार से समझिए कि जैसे अभी आप डीएलएड कर रहे हैं, आगे चलकर आपका लक्ष्य क्या है? शिक्षक बनना। तो शिक्षक बनना जो लक्ष्य है, जो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो क्या है? वो आपका उद्दीपन है। और जो आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग पेपर दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसके प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो आपकी अनुक्रिया होती है। तो ये उद्दीपन अनुक्रिया होती है। बाकी यहाँ से चीजें आप और पढ़ सकते हैं, बेसिक मैंने आपको बता दिया। अगला है शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका होती है। परिवार की भूमिका आप जानते हैं, वातावरण, बच्चे से व्यवहार, पारिवारिक दायित्व, शिक्षा का महत्व। विद्यालय की भूमिका की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि कक्षा का प्रबंध हो गया, कक्षा नियमों की स्पष्टता, उनका पालन, नियमों का संशोधन, कक्षा समुदाय का सदस्य, ये सभी विद्यालय की भूमिका होती हैं। फिर है अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक के रूप में जो आप रणनीतियां अपनाएंगे वो क्या है? प्रश्न को समझ लीजिए, आंसर आप कर लेंगे। अवांछित व्यवहार मतलब जो व्यवहार ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, वो आप चाह रहे हैं कि ना हो। हतोत्साहित मतलब होता है उनको गिराना, प्रोत्साहित उठाना, हतोत्साहित गिराना। तो उसके लिए जब आप शिक्षक हैं, किसी बच्चे में ऐसी चीज देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या क्या रणनीतियां अपनाएंगे, वो यहाँ पर लिखा गया है कि इस टाइप्स के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए कारण का पता लगाएंगे, बातचीत करने पर छात्रों को अलग अलग बैठाएंगे, ध्यान देंगे, अवांछित व्यवहारों को हतोत्साहित करेंगे। तो यही सब तरीके आप जो स्वयं अपनाएंगे वो इसमें लिख सकते हैं। फिर हिंसा के रूप, इनको भी याद कर लीजिए। मैंने SCERT PDF से इसीलिए पहले करा दिया था क्योंकि उसमें चीजें बहुत ही बढ़िया और सिस्टमैटिक वे में दे रखी हैं। तो हिंसा के रूप: शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, आध्यात्मिक हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा, मौखिक दुरुपयोग, वित्तीय दुरुपयोग, इस टाइप से अलग अलग रूप यहाँ पर हो जाएंगे। 2016 में पूछा गया था हिंसा क्या है, हिंसा के कारण। तो हिंसा क्या है वो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंसा में व्यक्ति शारीरिक बल या पाशविक बल का प्रयोग करता है, जिससे किसी व्यक्ति को चोट या संपत्ति को नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। पर जो प्रश्न पूछा गया था हिंसा के कारण, तो परिवार का अनुपयुक्त वातावरण हो सकता है, या आप क्या कहेंगे किसी प्रकार का पूर्वाग्रह, अज्ञानता। पूर्वाग्रह क्या होता है? सीटेट में ये प्रश्न बहुत, यानी कि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। पूर्वाग्रह होता है जैसे कि एक मान्यता चल के नहीं आ रही कि लड़कियां जो है वो कमजोर होती हैं लड़कों से, तो ये एक मान्यता पुरानी चलते आ रही है, यही पूर्वाग्रह होता है। लैंगिक पूर्वाग्रह वगैरह भी आप सीटेट में बहुत पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रश्न आते हैं, तो ये भी एक हिंसा के कारण में ही आता है। विज्ञापन, इसी प्रकार वीडियो गेम्स, प्रभुत्व जमाना, ये सब आपके हिंसा के कारण में आएंगे। अगला है भावनात्मक हिंसा। तो आप क्या कहेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ कहकर या मूर्ख बनाकर, भावनाओं को ठेस पहुंचाकर जो उस व्यक्ति जो है उसकी इच्छा के प्रतिकूल व्यवहार होता है, वो भावनात्मक हिंसा होता है। मनोवैज्ञानिक हिंसा क्या होता है? जिस व्यक्ति में किसी व्यक्ति विशेष को धमकाया जाए, भय का माहौल बनाया जाए, इस टाइप की। हिंसा में भ्रष्टाचार की क्या भूमिका होती है? तो आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार की क्या समस्या है, लगातार फैलता जा रहा है, हिंसा में भी इसका योगदान है, तो वही आप लिख सकते हैं। सांप्रदायिकता मैंने ऊपर बता दिया था, आप स्मिथ की डेफिनेशन दे रखी है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय यहाँ पर देख लीजिए। अनिवार्य शिक्षा द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है, प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जा सकता है। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए ये भी आवश्यक है कि ग्राम स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के जो नेता हैं, समाज और देश के जो हित हैं उनको प्रधानता दें। तो वही सब पॉइंट है इसमें। देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए सामाजिक जो सुरक्षा है उसकी पूर्ण व्यवस्था करना आवश्यक है। फिर पूछा गया गरीबी क्या है, तो संजय चौधरी जी की डेफिनेशन लिखा है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में गरीबी एक तुलनात्मक शब्द है। गरीबी शब्द एक देश विशेष में जनसंख्या के विशेष वर्ग का बोध कराता है। भारत की कुल आबादी में लगभग 5% ऐसे लोग हैं जिनकी क्रय क्षमता अमेरिका के एक औसत व्यक्ति के समान है। अच्छी डेफिनेशन नहीं है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं।
भारत में गरीबी या निर्धनता एक विकराल आर्थिक समस्या नहीं, एक भयंकर सामाजिक समस्या भी है। इस टाइप से पॉइंट। अगला है हिंसा के मोर्चे, भेदभाव को समझाइए। तो जाति के अंतर्गत भेदभाव के अलग अलग आधार हो सकते हैं, चाहे वो आयु हो, लिंग हो, अशक्तता यानी कि डिसेबिलिटी हो, भाषा हो, राष्ट्रीयता हो, क्षेत्र हो, धार्मिक मान्यताएं हैं, ये सब आपके हिंसा के मोर्चे भेदभाव में आ जाएगा। फिर आपका है हिंसा और विज्ञापन जो है, इसके संबंध को समझाइए। तो मीडिया के माध्यम से कोई उत्पाद अथवा सेवा का प्रोत्साहन देने या आमजन जो है उनका ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से जो की गई गतिविधि है उसको विज्ञापन कहते हैं। आप जानते भी विज्ञापन रोज कहीं अखबारों में छपता है, न्यूज़ वगैरह में। और ये विज्ञापन का एक सामान्य अर्थ है, किंतु यहाँ पर विज्ञापन से हमारा आशय केवल किसी उत्पाद अथवा सेवा के प्रचार प्रसार से नहीं, अपितु किसी मत अथवा विचारधारा के प्रचारित करने और उसे जन जन तक पहुंचाने से है। समझ रहे मेरी बात? कहने का मतलब ये है, जैसे आप देखते हैं ना कि कोई हिंसा भड़क जाती है, कोई न्यूज़ अचानक से व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, तो उसके माध्यम से हिंसा फैले। होती हैं बहुत सी रोज घटनाएं होती हैं, तो वही लेकर यहाँ पर पहुंचा कहा गया है, वो वाला मीडिया आपका नहीं है। अगला है हिंसात्मक खतरा क्या होता है, लिख सकते हैं। मीडिया और हिंसा का संबंध 2019 में देखिए पूछा गया था। तो मीडिया का सशक्त, वही सारी चीजें लिखी हुई जो ऊपर हमने बताया। और यहाँ पर क्या लिखा है, बेंडूरा और वॉल्टर्स ने एक अध्ययन में बताया कि बच्चों में हिंसात्मक फिल्में देखने से, अच्छा ये भी तो है कि जरूरी नहीं कि वो हिंसा उसी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंचे। एक माध्यम तो ये भी सभी होती हैं, हिंसात्मक फिल्में देखना, उनसे भी तो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो यही सब आप पॉइंट इसमें लिखेंगे जब लघु में पूछा जाएगा। फिर विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कोई एक विवरण भी दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की जो प्रक्रिया है उसका विवरण दे रखा है कि विवाद के स्रोत को सबसे पहले पहचानें, फिर घटना का विश्लेषण करें, फिर अनुरोध द्वारा समाधान करें, फिर समाधान की पहचान, और दोनों विवादी समर्थन कर सके, अनुबंधन, इस टाइप से पॉइंट लिख सकते हैं। तो यही सब पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, वैदिक दर्शन और शांति पर टिप्पणी। तो ये भी आपका सब थ्योरी बेस्ड है, लिख सकते हैं। योग दर्शन को प्रणेता या योग दर्शन का प्रणेता कौन है, का होगा यहाँ पर। और योग दर्शन के अनुसार शांति क्या है, तो आप कहेंगे योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। योग का अर्थ चित्तवृत्ति का निरोध है। जो व्यक्ति चित्तवृत्तियों काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि से मुक्त हो जाता है उसे हम योगी कहते हैं। और पतंजलि जो है उन्होंने योग को आंतरिक शांति जो है उसका साधन भी जो है वो माना है। उनके अनुसार योग द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है, और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वो आंतरिक शांति को भी प्राप्त कर लेता है और विश्व में शांति की स्थापना का माध्यम भी बन जाता है। तो इस ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पूरा आपको पढ़ के बता दिया। अगला है बौद्ध दर्शन के अनुसार शांति क्या है, तो वही है इसमें जो पॉइंट लिखे हैं, सम्यक दृष्टि। ये देखिए यहाँ लिखा है कि इन्होंने जन सामान्य को 4 आर्य सत्यों से अवगत कराया जो इस प्रकार है। संसार दुखमय है, इस दुख का कारण है, इन दुखों का नाश संभव है और दुखों के नाश का भी उपाय है। और सांसारिक दुखों से मुक्ति के जो मार्ग बुद्ध जी ने बताए हैं वो अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप। महात्मा बुद्ध जी ने अब उपदेश देते हुए बताया कि राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करें जो मनुष्य 4 आर्य जो सत्य है उनको ध्यान करते हुए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, उसका अंतःकरण तृष्णा रहित और शांत हो जाता है। वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। फिर है जैन दर्शन और शांति पर। तो यहाँ पर अहिंसा को जैन धर्म में परम धर्म माना गया है, और इसमें 2 प्रकार की हिंसा का उल्लेख किया गया है, एक है आपका कषाय और एक है आपका अयत्नाचार करके है। तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि जैन धर्म और दर्शन के प्रवर्तक ऋषभ देव जी को माना जाता है। वर्तमान में जैन दर्शन का वास्तविक स्वरूप महावीर स्वामी जी के उपदेशों पर आधारित है, और इसमें कुछ वो पॉइंट भी लिखे गए हैं। फिर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का दार्शनिक चिंतन और शांति पर प्रकाश। तो इन्हीं के अनुसार भी लिखा हुआ है कि समस्त जो प्राणी है उसमें ईश्वर की व्याप्ति मानते हैं। इन्होंने सब प्राणियों पर प्रेम और दया भाव रखने पर बल दिया है। और साथ ही साथ जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपका स्वामी विवेकानंद जी के दार्शनिक चिंतन पर प्रकाश। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप क्या कहेंगे, भारत के महान दार्शनिक, विचारक, समाज सेवी, और साथ ही साथ ये वेदांत दर्शन के अद्वैतवाद के पक्षधर थे। किंतु वेदांत के जो अन्य संप्रदाय थे जैसे कि विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इन सभी के विरोधी नहीं थे। और
काफ़ी चीज़ें इनके बारे में लिखी हुई हैं कि वो व्यक्ति विश्व बंधुत्व को प्राप्त कर सकता है जो ना पुरुष देखता है, ना स्त्री, ना धर्म, ना वर्ण, ना जाति। इस टाइप से भी इनके बारे में आप लिख सकते हैं। और उपयुक्त से स्पष्ट है कि विश्व में शांति की स्थापना और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में स्वामी विवेकानंद जी के दार्शनिक विचारों का विशेष महत्व रहा है। अगला है महर्षि अरविंद जो है उनके विचार। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लास्ट में देखते हैं। इन्होंने बाल्यावस्था से ही मनुष्य में ऐसे गुणों को विकसित किया जा सके जो संपूर्ण संसार को सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। लगभग लगभग अगर आप पॉइंट देखेंगे तो समान ही है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिद्धांत वगैरह जो होते हैं वो अलग होते हैं। अगला महात्मा गांधी जी वाला पूछा गया था कि शांति की स्थापना हेतु किस प्रकार के आचरण पर बल दिया था, और महात्मा गांधी जी या गांधी दर्शन और शांति पर एक समीक्षात्मक लेख लिखिए। तो पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा कि शांति की स्थापना हेतु महात्मा गांधी जी ने मुख्य रूप से जिन विचारों को विश्व पटल पर रखा उन्हें अपनाने पर भी बल दिया गया, जैसे कि आपका सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, संयमित आचरण हो गया। हेडिंग जरूर याद रखिएगा, अंदर का आप लिख लेंगे। क्षमाशीलता हो गया, प्रेम आपका हो गया, संतोष आपका हो गया, सत्याग्रह आपका हो गया। कोई आपको पॉइंट ना समझ में आए वीडियो को वहीं रोकिए, पढ़ लीजिए उसके अंदर का, मैं केवल आपको हेडिंग बता रहा हूँ। अगला है आपका तनाव क्या है। तो आप क्या कहेंगे, तनाव से हमारा आशय किसी कार्य विशेष को करने के उपरांत यदि निराशा उत्पन्न होती है तो ऐसे में हमारा मन तनाव से ग्रसित हो जाता है, अर्थात ऐसी घटना या वातावरण जिससे व्यक्ति सामंजस्य नहीं कर पाता है वही तनाव होता है। तो तनाव का वर्तमान रूप बहुत अलग अलग क्षेत्रों में हो गया, उसी को आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी हो गया या व्यवसायी हो गया, सभी के साथ है। फिर अगला है ईगो या अहम तनाव किस प्रकार उत्पन्न करता है। तो ईगो को अहंकार के नाम से जाना जाता है, और इस ईगो के पीछे बहुत सारे व्यर्थ के भाव जुड़े हुए हैं। सभी पद और कुर्सी का ईगो तो सभी को उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान, और ये सब हमारे व्यक्तित्व पर छा जाता है तो किसी स्तर पर तनाव को जन्म देता है। ये सब पॉइंट आप स्वयं से लिख सकते हैं। श्वसन क्रिया द्वारा तनाव से मुक्ति आप लिख सकते हैं। खेल खेल में तनाव मुक्ति किस प्रकार संभव है। आंतरिक शांति जो स्वयं अंदर से प्राप्त हो आपको। अष्टांग योग में निम्न क्रियाओं को भी शामिल किया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हर साल यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, और इन्हीं जो 8 है इनको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। ये जरूर से जरूर रट लीजिएगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से हर साल एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अष्टांग योग का आशय स्पष्ट कीजिए, इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। योग की क्रियाएं पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग की 8 प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं को अष्टांग कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया शरीर के स्वास्थ्य और जीवन जो है उसके लक्ष्य की पूर्ति का साधन है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि योग के अष्टांग में से केवल एक प्रक्रिया ही योगासन से संबंधित रखती है, ये आपके अष्टांग होते हैं। यम के, ये जो यम है पहला यम होता है, यम के भी 5 नियम होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह, परिग्रह होता है दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना। दूसरा आपका होता है नियम, तो मनुष्य का अपने प्रति व्यवहार नियम कहलाता है। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय यानी स्वयं का ज्ञान, ईश्वर, ये सब इसमें आते हैं। फिर आसन है, शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं उनकी यौगिक क्रियाओं को आसन कहते हैं। पद्मासन, धनुरासन, सूर्य नमस्कार, ये सब। प्राणायाम क्या होता है, श्वास के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में भी बताया है। प्रत्याहार की बात करें तो सांसारिक धर्म को निभाते हुए किसी सांसारिक जो वस्तु है उससे मोह ना करना प्रत्याहार है। इसी प्रकार आपका आगे हो जाएगा धारणा, तो किसी चीज पर एकाग्रचित होते हुए ध्यान को इधर उधर ना भटकने देना, वो धारणा होता है। ध्यान क्या होता है, ध्यान है आपका एक, ध्यान और योगासन एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। योग करते समय ध्यान द्वारा ही एकाग्रचित्ता स्थायित्व की जाती है। ध्यान की 2 क्रियाएं होती हैं, ज्योति ध्यान क्रिया, जप ध्यान क्रिया। इसी प्रकार समाधि की बात करें तो समाधि लग जाने पर मनुष्य के अंतर में स्वतः ही प्रकाश प्रस्फुटित हो जाता है, उसी को हम कहते हैं समाधि, जो कि ध्यान की पराकाष्ठा है। ये प्रश्न के 8 के 8 पॉइंट एकदम रट लीजिएगा, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला देखते हैं प्राणायाम से क्या अभिप्राय लिखिए। तो प्राणायाम के 3 पद होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक पद्मासन की स्थिति में नाक द्वारा वायु को धीरे धीरे अंदर खींचने की क्रिया। कुंभक वायु के फेफड़ों में देर तक रोके रखने की प्रक्रिया। रेचक वायु को नाक द्वारा धीरे धीरे बाहर निकालने की क्रिया। तो वो जो प्राणायाम में सांस खींचते हैं बाहर, वही प्रोसीजर 3 स्टेप में ही होता है, वही तीनों अलग अलग होते हैं। और बाकी इसके बारे में लिखा हुआ है, आप सभी जानते हैं प्राणायाम क्या होता है।
ध्यान की क्रियाएं जो है उनका वर्गीकरण कीजिए। ज्योति ध्यान क्रिया, जप ध्यान क्रिया, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दीपक या मोमबत्ती अथवा जलते हुए बल्ब पर अपना ध्यान केंद्रित करना ज्योति ध्यान कहलाता है। और जप में योगी अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। काफी आपने जो सीरियल वगैरह है उनमें देखा भी होगा। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब और किस उद्देश्य से की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। 2016 में क्वेश्चन आया था। और विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था? आप कहेंगे मानव के अधिकार आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो। लोकतंत्र की विशेषताएं ऊपर मैंने बता दी थी, वही सब यहाँ पर फिर से आई हैं। लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, समाजवाद, ये सब पॉइंट हेडिंग याद रखिएगा। भारत में धार्मिक सहिष्णुता मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं? तो सभी वर्गों का विकास हो, लोगों में जागरूकता हो और अखंडता, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। लोगों में आर्थिक विषमता उन्मूलन, तो आप ये सब लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैश्वीकरण को समझाइए। तो डेफिनेशन जेपी श्रीनिवास की लिखी है कि विश्व की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान जब विश्व के एक वैचारिक मंच पर होता है तब वैश्वीकरण का संकेत प्राप्त होता है। वैश्वीकरण के उद्देश्य भी दे रखे हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट स्वयं से आप नहीं लिख सकते। विश्व बंधुत्व की भावना, उदारीकरण, संतुलित विकास, आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सभी वैश्वीकरण के उद्देश्य हो जाएंगे। फिर है सतत विकास कैसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता 2016-18 दो बार पूछा गया है। तो सतत विकास जानते हैं आज के मानव जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आसपास और जो अन्य देश हैं प्रगति कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी प्रगति करना है, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। सतत विकास की आवश्यकता के संदर्भ में भी लिखा है। इसे समझाने के लिए निम्नलिखित बिंदु विचारणीय, जैसे लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण हो, आर्थिक स्थिरता और विकास हो, संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो, संतुलित विकास हो, जीवन में तकनीकी का प्रयोग हो। जब तकनीक होती है तभी तो कहीं ना कहीं विकास होता है। इसी प्रकार जीवन में सकारात्मक दृष्टि आए। इसी प्रकार भावी पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जाए। ये सभी पॉइंट केवल हेडिंग आप याद रख सकते हैं, ताकि प्रश्न आए तो आप कर ले जाएं। फिर सतत विकास के आयाम क्या होते हैं? तो इसके स्तंभ या कह सकते हैं क्षेत्र भी, या आप इस प्रकार से कहें कि 3 आयामों का विचार किया गया है जो व्यक्ति और समुदाय से संबंधित है। ये आयाम होते हैं सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। बस इतना याद रखिए, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। उद्देश्य क्या होते हैं? व्यक्ति कल्याण, मानव सहभागिता, सतत विकास के। सामाजिक न्याय, संपन्नता लाना, ये सभी। पर्यावरण और सतत विकास का संबंध ऊपर मैंने बता दिया। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, नई नई नीतियां लाइए, राष्ट्र वन नीति। इसी प्रकार जो प्रदूषण वगैरह है उसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, वो सब आप लिख सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ इको मार्ग लेवल, ये सभी व्यवस्था की गई है, वो सब पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। तैयार किए जाने वाले मॉडल, इसके संदर्भ में प्रोजेक्ट कार्य, तो ये सब प्रोत्साहित करने के लिए आप करते हैं, तो मॉडल वगैरह इसमें आप सब लिख सकते हैं पॉइंट, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। बच्चों के स्वास्थ्य साथी संबंध को बढ़ावा देने के लिए परिवार की क्या भूमिका होती है? ऊपर मैंने सभी बता दिए, शिक्षक, परिवार, सभी की भूमिका। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित, ये भी मैंने बताया आपको। हेडिंग आप चाहें तो यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं। वैश्वीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं? 2017 में आया था। तो भौतिक व्यवधान, राजनीतिक व्यवधान, आर्थिक व्यवधान, भाषाई व्यवधान, धार्मिक और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व क्या होते हैं? तो जातिवाद हो गया, भौगोलिक विविधता, गुणवत्ता शिक्षा की, भ्रष्टाचार है, कमजोर या देश को कमजोर रखने की इच्छा वाले जो विरोधी हैं, उन सबके पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नैतिक शिक्षा बता दिया मैंने। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखी है। मनोवैज्ञानिक हिंसा भी मैंने बता दिया। अनुबंधन भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। पावलाव के अनुसार अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक तटस्थ उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने के कारण स्वाभाविक उद्दीपक की समस्त विशेषताओं को ग्रहण करता है, अनुबंधन है। और ये तो पर्यावरणीय संतुलन हेतु सतत विकास आप लिख सकते हैं। तो सारी चीजें हमने देख ली, जितने भी प्रश्न थे इसमें हमने जितनी इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली थी वो सभी जो है वो बता दी। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और कल के सभी पेपर के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब बात करते हैं प्रश्न की।
प्रश्न आपका है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनकी जो शिक्षा है वो दी गई है। कहाँ दी गई है? उसके लिए 4 ऑप्शन है, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन या फिर योग दर्शन। अब एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।